हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की डेट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो पेपर फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक है सुनामी और साइक्लोन। इससे पहले मैंने डिज़ास्टर इन इंडिया कॉजेज, इम्पैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैपिंग पढ़ा दिया था। मैंने अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ा दिया था। सुनामी और साइक्लोन इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले मैं अगर कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सुनामी सबसे पहले होता क्या है, इसको ध्यान में रखेंगे। सुनामी बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो समुद्र की लहरों से उत्पन्न होती हैं। जैसा कि ये सर्कल में बताया गया है कि ये वेव्स क्या हैं, दिख रही हैं, जो अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से हो सकती है, जिसकी वेव फॉर्म में होती है। इसका फ्रिक्वेंसी तेज़ भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, वेवलेंथ भी ज़्यादा हो सकती है। इन सब कारणों से क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होती है, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें जो ब्लैक एरिया है ये महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र जो भारत के हैं, ये सब इससे प्रभावित होते हैं। अब सुनामी बेसिकली किन कारणों से आती हैं? या तो अर्थक्वेक से आती हैं, ठीक है, या तो दो प्लेट के मूवमेंट से, अपवर्ड मूवमेंट से, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट से, या सामने से दो प्लेट के मूवमेंट से जो पानी की लहरों में वेव उठती हैं, उसी को हम बेसिकली सुनामी कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो, सबसे ज़्यादा प्रभावित ब्लैक एरिया से हमें इसमें सुनामी के बारे में बताया गया है, जो अधिक से अधिक प्रभावित होती है। प्लेट विवर्तनीय भूकंप 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी का एक बेसिकली ये मैप को बताया गया है। क्लियर। अब इसमें लिखा है सुनामी होती क्या है। सु का अर्थ होता है तीव्र तरंगे, नामी का अर्थ होता है बंदरगाह, अर्थात वह समुद्र तरंगे जो बंदरगाह को प्रभावित करें, सुनामी कहलाती हैं, ठीक है। ये दीर्घ लॉन्ग वेव भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये विशाल ग्रेट वेव्स भी हो सकती हैं। लॉन्ग वेव मतलब दूर तक भी चलने वाली और बड़ी बड़ी मात्रा में हो सकती हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, सुनामी कह सकते हैं। क्लियर, समझ लग गया। अब क्या होता है, सुनामी की क्या स्पीड हो सकती है। बेसिकली कम से कम 160 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 650 किलोमीटर प्रति घंटे तक मानी जा सकती है जो स्पीड होती है। क्लियर। देन ये क्या होते हैं, खुले सागरों में इन तरंगों की ऊंचाई अधिकतम 1 मीटर तक हो सकती है। अधिकतम क्या होती है, 1 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। क्लियर। परंतु जब ये तटवर्ती उथल जल क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इनकी ऊंचाई असामान्य वृद्धि से बढ़ती है, जिससे अत्यधिक समय में ही अत्यधिक विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे संवेदनशील है। अब विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होती है, समुद्री लहरों में सुनामी आने की संभावना अधिक बनी रहती है। क्लियर, समझ लग गया। ज़्यादातर संवेदनशील जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। महासागरीय प्लेटों के अभिसारण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 24 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तल के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट के क्या होने से, भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपण का परिणाम ही है। मतलब एक प्लेट जो होती है वो उसके नीचे दूसरी प्लेट आती है, जिससे लहरें उत्पन्न होती है। मतलब कि समुद्र के नीचे भी तो प्लेट है जिसके ऊपर पानी टिका है, अगर वो हिलेगा, उसकी मूवमेंट होगी तो लहर बनेगी। यही कारण होता है सुनामी का, कि इन सब कारणों से सुनामी उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसकी तीव्रता अधिक से अधिक कैसे हो सकती है। अब इसमें कहा कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.9 होने पे जिसके कारण प्रलयकारी सुनामी की लहर उत्पन्न होती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत समेत कुल कितने देश, कुल 11 देश इन लहरों की चपेट में आए। भारत में तमिलनाडु के नागापट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हुआ। जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को आए सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की लहर उठने से भारी विनाश हुआ। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 9.0 थी, जिससे भूकंप, देखिए सुनामी आने का दो कारण हो सकता है, या तो भूकंप हो सकता है, ठीक, या तो क्या हो सकता है, दो प्लेट के मूवमेंट की वजह से सुनामी आ सकती है। यही दो कारणों से बेसिकली सुनामी उत्पन्न होती है। क्लियर, समझ लग गया। अब क्या बताना है,
भूकंप का केंद्र जापान में मियांगी प्रांत की राजधानी सेंदई से 130 किलोमीटर पूर्व में और जापान की राजधानी टोक्यो से 373 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में समुद्र तल से 2.4 किलोमीटर की गहराई में था। सेंदाई हवाई अड्डा सुनामी की लहर से पूरी तरह से डूब गया। सुनामी लहरों के में घेरे, ये गलत है, सुनामी लहरों में घरें, कारें और छोटी छोटी बड़ी नौकाओं सहित मियांगी में एक बड़ा पोत बह गया। इस प्राकृतिक आपदा से जापान में हजारों लोग मारे गए एवं भारी मात्रा में आर्थिक क्षति हुई। जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में विस्फोट के चलते रेडियो धार्मिक रिसाव होने लगा। यह यूक्रेन की चेर्नोबिल परमाणु हादसे के बाद का सबसे भयानक हादसा माना जाता है। परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई रेम्स होती है। अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बताई हैं जो आपको समझ लेनी है। रेम्स क्या होता है? परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई को रेम्स कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस सुनामी की वजह से आए थे। ठीक है, देन आगे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनामी बेसिकली आपको किस तरह से पढ़ना है। दो कारण होते हैं सुनामी आने के, या तो भूकंप होता है या तो प्लेट के मूवमेंट है, मतलब सागरीय मूवमेंट की वजह से, सागरीय उसके तल की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, सागर के नीचे धरातल के मूवमेंट से, जिसको प्लेट कहते हैं हम लोग, उसके मूवमेंट से, ठीक, उसके मूवमेंट से और भूकंप की वजह से ही सुनामी आती है। ठीक है, ठीक है, ये सब ये कारण बताए कब कहाँ पे क्या क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, और कितनी माइक्रो सेकंड में क्या क्या चीज़ें घटित हुई। पृथ्वी के मौसम चक्र में भी बदलाव आ सकता है। ये सब कारण बताया गया। मार्च 2011 को भूकंप और सुनामी ने जापानी अर्थव्यवस्था और जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब सुनामी बेसिकली हमें किन कारणों से आती है, उससे क्या क्या क्षति पहुँचती है, किस तरह से उत्पन्न होता है, इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? सुनामी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता। ठीक, अब आता है चक्रवात। ये निम्न वायुदाब के केंद्र हैं जिनके चारों ओर क्रमश बढ़ने वायुदाब की। अब वायुदाब, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात क्या होता है बताइए, बताइए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। चक्रवात होता है साइक्लोन। ये निम्न वायुदाब के केंद्र हैं जिनके चारों ओर क्रमश बढ़ने वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चक्रवात में पवन दिशाएं परिधि से केंद्र की ओर होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एवं दक्षिण गोलार्ध में अनुकूल होती है। इनका आकार गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार या वी आकार के समान होता है। जलवायु और मौसम के निर्धारण में इसकी पर्याप्त महत्व होता है। जहाँ यह पहुँचती हैं वहाँ ये वर्षा व तापक्रम की दशाओं को प्रभावित करती हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं चक्रवात क्या होता है, दो तरीके से होता है, या तो पूर्ण गोल होगा, ठीक, या तो अंडाकार होगा, ठीक, या तो वी आकार के इस तरह से साइक्लोन होगी। ठीक, ये तीन टाइप के इन्होंने साइक्लोन के बारे में बताया है। अब बीच में क्या होता है, निम्न लो प्रेशर होता है, और क्या होता है हाई प्रेशर। और नियम क्या कहता है, हाई टू लो चलना एक नियम है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर। तो ज़्यादातर हवाएं इस तरह चलती हैं। ठीक है, ठीक। और अब एक बात और कही कि जो पृथ्वी है बीच में इक्वेटर है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे इस तरह से, और जो दक्षिण गोलार्ध में आएंगे वो क्लॉकवाइज आएंगे इस तरह से। मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी के समान चलेगी हवाएं, चक्रवात, जैसे इसमें दिखा रहे हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस तरह से घड़ी, जिस तरह से सुई की घड़ी चलती है। ठीक है, समझ लग गया, इस तरह से प्रेशर होगा। ठीक, क्लियर। ये चक्रवात के कुछ नियम हैं, यही चक्रवात कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है चक्रवात दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है,
शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये गोलाकार, अंडाकार, वी आकार के होते हैं, जिनके कारण इन्हें लो गर्त, डिप्रेशन या टर्फ ट्रॉट कहते हैं। आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर होता है। चक्रवात मतलब कि कितना कवर करता है एरिया, कितना कवर करता है एरिया, उसी को हम क्या करते हैं, किलोमीटर, 1920 किलोमीटर का कवर एरिया करते हैं। ठीक। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, गोला हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, वी आकार, मतलब इस तरह से हवाएं चलेंगी उसके बीच में। ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, कभी कभी ये चक्रवात 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक का फैलाव रखते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से कहाँ तक आता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं, जहाँ ये पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। अब देखो क्या होता है, ये ग्लोब है, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब हमें मेनली देखना कि 35 और 65 डिग्री, ये यहाँ पे ये चक्रवात आते हैं। ये देखिए यहाँ पे 35, ये रहा 35 और ये 65 अक्षांश रेखाएं, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखाओं में आते हैं। 35 से डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश रेखाएं, जो मैंने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा या पिछली क्लास में पढ़ा होगा, अक्षांश देशांतर रेखाएं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर। देन आता है चक्रवात की उत्पत्ति क्या होती है। चक्रवात की उत्पत्ति क्या होती है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति एवं जीवन चक्र, इनकी उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वार्ता से जोड़ा जाता है, जहाँ पर 2 विपरीत संभाव वाली हवाएं एवं ठंडी शुष्क व दूसरी गर्म और आर्द्र मिलती हैं। इसकी उत्पत्ति हेतु दिए गए सिद्धांत में बर्कनीज का ध्रुवीय वार्ता सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके जीवन चक्र को 6 क्रमिक अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया है। किसने किया है? किसने? बर्कनीज ने किया है। 6 क्रमिक अवस्थाएं बताया इन्होंने। एक ये अवस्था बताई, एक ये अवस्था बताइए, एक ये अवस्था बताइए। कैसे शुरू होती है? ठंडी और गर्म हवा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर के नियम पे निर्धारित होती है। ठीक है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर के नियम पे निर्धारित रहती है, क्योंकि दोनों में लो प्रेशर हाई प्रेशर रहता है। ठंडी या गर्म हवा दोनों के अपवर्ड मूवमेंट में फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक। सेकेंडरी स्टेज, ठंडी हवा ऊपर होती है और गर्म हवा क्या होती है? नीचे रहती है। दोनों के प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है मूवमेंट का। क्लियर है? अब ठंडी हवा थर्ड स्टेज में क्या होती है? ठंडी हवा इस तरह से नीचे की तरफ अपवर्ड मूवमेंट होती है और गर्म हवा ऊपर की ओर अप मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ये कौन सी होती है? फोर्थ स्टेज बनती है। ठीक। देन उसके बाद क्या होता है? आप 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप अब ये देखिएगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, सिक्स्थ में क्या हो रहा है। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी दिया चक्रवात की जीवन चक्रीय अवस्थाएं। आफ्टर किसने दिया? बर्कनीज ने दिया था। कब दिया था? 1914 से 1918 के बीच में दिया था। क्लियर है? समझ लग गया? ये कुछ थ्योरी हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक। उत्पत्ति कैसे हुई, आपने बेसिकली एक पे ज़्यादा ध्यान देना है। सिर्फ ये देना कि ये थ्योरी पहले सर्वप्रथम किसने दिया था, फिर दूसरा कौन सी थ्योरी दिया था प्रथम अवस्था में, ये फिर दूसरी एक थ्योरी आ जाती है। दिया किसी और ने था, लागू कोई और किया था, लेकिन कंडीशन अप्लाई सेम था सबकी थ्योरी में। सबकी थ्योरी में एक थ्योरी अप्लाई थी जिसको देखा गया। ठीक है, हमें ये चीज़ देखना है सर्वप्रथम किसने उत्पत्ति दी, चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में बताया, और सबकी थ्योरी में ये कॉमन चीज़ थी जो बार बार ये चीज़ हो रही थी, इनकी ये चीज़ हो रही थी। शीतोष्ण चक्रवात में तापमान में समताप रेखाएं बताया गया। ठीक। इन्होंने टेम्परेचर की बात की थी कि किस लेवल पे कौन कौन से टेम्परेचर हैं। ठीक है, ये आपका साइक्लोन और सुनामी हो गई।
जो बेसिकली आपको किस तरह से पढ़ना था। मेनली आपको देखना है सुनामी क्या थी, कैसे उत्पन्न होती, किन कारण से होती है, ठीक है, क्या क्या जगहों पे इसका प्रभाव रहता है, ठीक है, क्या स्पीड होती है, ये देखना है। और साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में किस तरह चलता है, दक्षिण गोलार्ध में किस तरह चलता है, और बेसिकली कितने अक्षांश पे चलता है। ये सब कुछ क्वेश्चन है जिससे एमसीक्यू बनेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिससे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टॉपिक बहुत छोटा था जो मैंने इस संक्षेप में बता दिया है। इसके लिए अगर जो नोट्स हैं वो आपको PDF नोट में ग्रुप में मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, देखते रहिएगा इसको, ठीक है। ओके, सबको समझ आ गया ना? चलिए, थैंक यू।